हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। भाई ठंड भी बहुत ज्यादा है, इसलिए बच्चों अपना ख्याल रखिए। भले ही आग जलाकर पढ़ना पड़े, पढ़िए, है ना। लेकिन एक आग आपको अपने अंदर भी जगाना है। कहते ना कि लगी जो आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो फिर समझो जला ही क्या है। सब अपनी मेहनत का नतीजा है, मुकद्दर अपना, वरना हाथों की इन लकीरों में रखा ही क्या है। इसलिए बच्चों आग अंदर भी होनी चाहिए, तभी जाकर के कुछ होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन होते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है। यानी आज फिजिक्स का महासंग्राम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, जल्द ही अपने फैमिली में 5 लाख बच्चे जुड़ने वाले हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फैला दीजिए और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जल्द से अपने 5 लाख यूट्यूब की ये जो फैमिली है ना तैयार हो जाए। यानी 5 लाख बच्चों का प्यार हमें मिलने वाला है। शुक्रगुजार हूं आप सबका। इसीलिए बोलते हैं कि भाई आप लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए अपने को। चलिए देखते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहला अगर हम बात करें बच्चों, आज हम फिजिक्स के बारे में देखेंगे। तो भाई पहला जो क्वेश्चन होगा, यानी खंड आ बा सादा ऐसे करके होगा। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न, और आपके बच्चों 6 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान जो कि भिन्न भिन्न है परंतु समान प्रकार के प्रोटॉन को वो प्रदर्शित करते हैं, तो वे क्या कहलाएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो वे क्या कहलाएंगे ये आपको बताना है। अब देखिए बच्चों, हमने एक चीज बताया था, ठीक, सम स्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। अभी इसके बारे में हमने हाल ही में देखा है ना। हाल ही क्या, कल ही देखा है। तो समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक में हमने बताया था जिनके परमाणु भार समान हो समस्थानिक, सॉरी जिनके परमाणु क्रमांक समान हो समस्थानिक, और परमाणु भार बराबर हो तो समभारिक, और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो सम न्यूट्रॉनिक। तो यहां पर क्या कह रहा है कि द्रव्यमान जो है वो उनके भिन्न भिन्न हो, यानी परमाणु भार की बात कर रहा है कि भाई वो परमाणु भार जो हो वो क्या हो, यानी द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न है। अगर द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, ठीक है, तो आगे ये बोल रहा है कि प्रोटॉन जो है वो क्या है, समान है। तो इसका मतलब भाई प्रोटॉन की संख्या कहो, चाहे इलेक्ट्रॉन कहो, चाहे परमाणु क्रमांक कहो, वो किस में होता है, समस्थानिक में होता है बच्चों। तो आपके ऑप्शन है समस्थानिक, समभारिक। भाई आगे जाने की क्या जरूरत है, ठीक, हमें तो हमारा उत्तर मिल गया ना। तो यही क्या हो जाएगा, पहला विकल्प समस्थानिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किरचॉफ का जो धारा का नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। ठीक है ना, धारा का नियम। तो किरचॉफ के 2 नियम है बच्चों आपके, कौन कौन सा, पहला है धारा का नियम या जिसको अपन संधि का नियम बोलते हैं, दूसरा है कि बंद पास का नियम या फिर लोप का नियम। ठीक, और दोनों नियम में बात करें, ध्यान से समझिएगा बच्चों, दोनों नियम में हम बात करें तो यहां पर कह रहा है कि किस पर होता है, तो समझिएगा एक होता है धारा का नियम, ठीक है, धारा का नियम, और दूसरा वोल्टता का नियम कहते हैं, या उसी को लूप का नियम, या फिर उसी को बंद पास का नियम। ठीक, तो जो धारा का नियम होता है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। ठीक, और उसके बाद वोल्टता का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखना बच्चों, इस चीज को याद रखना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर पूछ लिया तो भाई दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको याद रखना। जो संधि का नियम होता है या धारा का नियम वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और वोल्टता का नियम किस पर, ऊर्जा संरक्षण। तो ऑप्शन आपके हैं भाई ऊर्जा, संवेग, आवेश, द्रव्यमान। तो हमारा आंसर मिल गया ना। तो भाई कह रहा है कि किरचॉफ का धारा का नियम किस पर है, तो ये है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, ये जो काम की चीजें हैं ना उनको स्क्रीनशॉट करना जरूरी है, वैसे तो प्रैक्टिस हो जा रहा है तो क्लियर हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके हैं वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलम। भाई इसको ऑब्जेक्टिव में पूरा करवाए हैं बच्चों, तो आपको याद होगा कि वोल्ट मीटर क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वेग V से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान क्या होगा? QVB या फिर QV अपान B या फिर QB अपान V या फिर शून्य। ठीक है, अब देखिए बच्चों फार्मूला आपका जो होता है, फार्मूला कौन सा होता है रसगुल्लों? तो F बराबर QVB साइन थीटा, है ना। बट थीटा बराबर बच्चों बोल रहा है कि भाई समांतर 0 डिग्री। अब जब हम साइन मतलब यहां पर ध्यान देना, थीटा के स्थान पे जब 0 डिग्री रख देंगे बच्चों तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। तो इस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगर अभिलंबवत बोलता है बच्चों तो यानी 90 डिग्री रख देते, अभिलंबवत के केस में ये वाला विकल्प आपका सही हो जाता। बाकी बच्चों कह रहा है समांतर है, देन ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? बल कामहीन, मतलब बल बिल्कुल नहीं लगेगा, यानी 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर क्या होगा? ऑप्शन है पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 4 या फिर 0। अब ध्यान देना, हमने बताया था इसको भी अनुनाद की स्थिति में। ठीक, अनुनादिक या अनुनाद की स्थिति में बच्चों हमने बताया था, ठीक है, कि ऐसी स्थिति में जो कलांतर होता है, कलांतर जो होता है वो कितना हो जाता है? बताइएगा, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। इसको बताए हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो करवा चुके हैं उसमें भी बताए हैं। तो कलांतर बच्चों 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 होता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अनुनाद की स्थिति में धारा तथा वोल्टता के बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? और ये क्वेश्चन आप सबके लिए, और बड़ी खुशी होती है कि आप लोग कमेंट करते हो, जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं तो अधिकांश स्टूडेंट उसका सही उत्तर देते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि भाई जो हम कम्युनिटी पे पोस्ट करते हैं उनमें तो अधिकांशता यूं समझिए पिछले 4 से 5 बार से हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं ना, आप इतना सारे क्वेश्चन का गलत जवाब आ रहा है। पता नहीं, बस भीड़ के पीछे भागते हो, भीड़ के पीछे और कुछ नहीं दिखाई देता। बस जो जी में आया, हमने पूछा था वैद्युत अपघट्य कौन सा नहीं है, तो यूरिया जिनका है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बाकी तो आधे से ज्यादा HCl में लगा दिया। अरे क्वेश्चन तो ऊपर पढ़ लिया करो बच्चों, पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यूरिया उसमें सही होता। बट यूरिया में तो केवल 8-10% वोटिंग आई है, बाकी 80-90% सीना चौड़ा करके गलत लगा दिए हैं, और वो सोच रहे मैं सही हूं। क्या बताएं? तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 1 या फिर 1 से कम या फिर 1 से अधिक या फिर इनफाइनाइट यानी अनंत। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, इसको कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना, कि इनमें कौन सा विकल्प सही है। ठीक, अगर इनमें एक भी नहीं सही है तो वो भी बता दीजिएगा। चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये वाला बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों, इसका कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना, इसको जरूर कमेंट करिएगा, इतना याद रखना। ठीक, देखते हैं कि इतना तैयार है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो इस तरह से बच्चों आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद आपके 6 क्वेश्चन 1 लाइनर होंगे, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनको अपन कहते हैं। ठीक, तो ये सब 1-1 नंबर वाले, ये प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर वाला फिर होगा, और 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान छति से कितने जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है? 1 मिलीग्राम द्रव्यमान छति से, तो बच्चों यहां पर जो दिया है डेल्टा M का मान 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम को बच्चों हम लिख सकते हैं भाई कितना? 1 × 10⁻³ ग्राम, या फिर इसी को लिख सकते हैं बच्चों
1 गुणे 10 के घात -6 किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम में बदलेंगे तभी काम होगा, है ना, तभी काम होगा बच्चों। ये हो गया। अब उसके बाद ऊर्जा पूछ रहा है तो वही हम लिखेंगे डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना है, इसको लिखेंगे 10 के घात -6 और गुणे कितना भाई 3 गुणे 10 के घात 8 है, इसका स्क्वायर कर देना है, तो जो हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 9 गुणे 10 के घात, भाई ये 16 है। ठीक, 16 में से 6 गए, कितना बच गया, 10 बच गया। ठीक, इतना जूल, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, यही डेल्टा ए यानी ये हो जाएगा उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कला संबद्ध स्रोत, ठीक, की विशेषता क्या है। और बच्चों यहां से क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड पूछता है कि कला संबद्ध स्रोत कहते किसको हैं। ठीक, दोनों क्वेश्चन बच्चों मतलब दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा लाजवाब हैं। ठीक, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं पहले वो सुनिएगा। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर स्थिर हो उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर क्वेश्चन वही थोड़ा घुमा दिया है कि कला संबद्ध स्रोत की विशेषता क्या होती है, तो इसके बीच कलांतर समान होता है। ठीक है ना, यानी इनके बीच क्या है कि जो कलांतर होता है, ठीक, कलांतर स्थिर होता है, यानी इनके बीच कलाओं का अंतर समान होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो यही विशेषता होती है, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं होता है, इतना याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर मीटर की चालक गोले को क्यों आवेश दिया जाता है, तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ध्यान से समझना, कोई क्या कह रहा है कि कोई गोला है, ठीक है, कोई क्या है बच्चों, एक गोला है और कह रहा है कि भाई आर मीटर, ठीक, इसकी जो त्रिज्या है वो कह रहा है कि मान लेते हैं कि आर मीटर त्रिज्या के गोले को, और इसको क्यों आवेश दिया जाता है। ठीक, मान लेते हैं कि इसको क्या है, क्यों आवेश दिया गया है। तो कह रहा है कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो बच्चों एक चीज का याद रखना, ठीक है ना, एक चीज के बारे में अच्छे से समझ लेना, जब किसी खोखले गोले को, ठीक है, कोई भी गोला होता है, अगर हम उसको आवेश देते हैं तो उसको दिया गया जो आवेश होता है, ठीक, वो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कह रहा है कि इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वो हो जाएगा शून्य। ठीक, कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन बस थोड़ा समझना है और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। तो भाई इसके लिए तो भाई बहुत ज्यादा ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कई बार देख चुके हैं। C बराबर क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही होता है। ठीक, अगर इसी में के परावैद्युतांक माध्यम बोल देता तो आगे हम के लिख देते, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल क्या होगा। ये भी बच्चों अगर आप 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो 2 से 3 सेट में आया था। ठीक, तो दो समांतर धारावाही चालक के बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, वो F यानी प्रति एकांक लंबाई पर होता है, तो F अपान L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई। ठीक है, और यहां पर होता है I1 I2 अपान R। ठीक, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है कि दो, ठीक, समान धारा मतलब दो समांतर धारावाही चालक या तारों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक होता है। ठीक, या फिर बच्चों इसी को ऐसे भी लिखता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, तब यहां पर 2I1 इंटू I2 कर देता है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के विवर्तन के लिए अवरोध अथवा छिद्र का आकार, ठीक है, किस कोटि का होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये विवर्तन की शर्त हमने बताया था बच्चों वन शॉट में,
सारे के सारे क्वेश्चन हालांकि कराया है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इतनी ज्यादा मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो प्रकाश तरंगों के विवर्तन के लिए जो अवरोध अथवा छिद्र का आकार कितना होना चाहिए, तो याद करो वो दिन क्या बताए थे बच्चों, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाता है, बात समझ में आई। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा बच्चों, इसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले होंगे। कितने नंबर में, सबके सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 आवेशों को वायु में r दूरी पर रखने से उनके बीच F बल लगता है, यदि इन्हें k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तब बल कितना हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को भी हम करवा चुके हैं बच्चों, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को भी, हालांकि ये हूबहू सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 2 आवेशों को वायु में r दूरी पर रखने से उनके बीच बल F लगता है। ठीक है, चलिए तो करते क्या है कि भाई हम 2 आवेश ले लेते हैं, तो एक यहां पर Q1 है बच्चों और एक यहां पर आवेश क्या है, Q2 है ना। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या है भाई, तो दूरी है r। जब इनके बीच हम मतलब कह रहा है कि भाई इन्हें r दूरी पर रख देते हैं तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल हो रहा है वो क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, इतना है। और उसके बाद फार्मूले में क्या होता है, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो भाई कूलाम का नियम यही तो कह रहा है ना कि भाई जब 2 आवेशों को हम एक दूसरे से r दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा बच्चों वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r अपान r स्क्वायर होता है। अब सवाल में ये बोल रहा है कि यदि इन्हें k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों आवेशों को k परावैद्युतांक के माध्यम में रखने पर अब माध्यम में जब रख देते हैं k परावैद्युतांक वाले माध्यम में, तो अब जो बल हो जाएगा उसको मान लेते हैं F डैश बराबर 1 अपान कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बार k हो जाएगा क्योंकि k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जा रहा है। अब उसके बाद यहां क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक, आई बात समझ में, ठीक है ना। तो Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। बट एक चीज ध्यान से समझना, तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे रसगुल्लों तो हमें एक चीज मिल रहा है भाई, तो यहां से 1 अपान हम k क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, और उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये चीज इतना हो गया। अब एक चीज थोड़ा गौर से समझिएगा बच्चों, इतने बराबर क्या है भाई, इतने बराबर क्या है, तो इतने बराबर हमको पता है बच्चों F है। इतने बराबर क्या है, F मिला है। तो इस लिहाज से ये हो जाएगा F डैश बराबर, भाई इतने पूरे का मान F है तो हो जाएगा F अपान नीचे क्या है, K है। ठीक है ना, या फिर एक बार ऐसे लिख लेते हैं 1 अपान ये K है इंटू इतने बराबर F है। तो जो बल हो जाएगा F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F अपान K हो जाएगा। ठीक है ना, F अपान K, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा बच्चों आपके एक दो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा एनसीईआरटी में, जो थोड़ा घुमा फिरा के होते हैं, हर एक सेट में होगा, तो इससे डरना नहीं है। जो कुछ कहा जाए बस उसी के अकॉर्डिंग काम करिए, दिमाग ठंडा रख के। आई बात समझ में बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको पिक किया है। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? तो व्यतिकरण के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? सबसे पहले बच्चों हमने बताया था कि उनके कि तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए, ठीक, समान होना चाहिए, ठीक, दोनों प्रकाश स्रोत के तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए। दूसरा बताया था बच्चों इनकी क्या है? उनके आयाम बराबर होने चाहिए, आयाम बराबर होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद तीसरा क्या बताया था कि मतलब यहां पे एक मिनट देखिए, आयाम बराबर, और उसके बाद जो प्रकाश स्रोत होते हैं, ठीक है ना, प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक। मतलब और भी हैं, ठीक है ना, बस 3 याद रखिए, इतना समझिए ना, ठीक है। तो 3 से 4 जितना याद हो बस उतना लिखिए, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है, समझ में आया? चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीलियम, ये हीलियम का, ठीक, He+ में है, कह रहा है कि हीलियम और कोष्टक में जेड क्या है भाई? परमाणु क्रमांक होता है। तो जेड बराबर 2 है कि प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये परमाणु वाले चैप्टर से बच्चों बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी उतना ही प्यारा है। अब देखिए बच्चों हमें पता है कि भाई उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है En बराबर जेड दे दिया है, तो यहां पर होता है माइनस का 13.6, ठीक, इंटू यहां पे बच्चों Z² और अपान क्या हो जाएगा? N², ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। यहां पर अगर जेड वही चीज एक होता है तो यहां पर हम जेड नहीं लगते हैं, इसीलिए इसको हमेशा गायब होता है, ठीक है, इतना याद रखना। अब यहां से हम क्या करेंगे कि भाई ध्यान से समझना, He की प्रथम कक्षा के लिए, प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए बच्चों जो n का मान होता है वो 2 होता है और z का मान भी वही 2 दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, En यानी ऊर्जा निकालेंगे किससे? तो माइनस का 13.6 हो जाएगा इंटू ये जेड है तो भाई इसका 2 का स्क्वायर और नीचे कितना है? n² है यानी 2 का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो En बराबर कितना आ गया बच्चों? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 2023 में भी पूछा गया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, या अनुनादी आवृत्ति के लिए बोलेगा तो इसके लिए घबराना बिल्कुल मत, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। चलिए तो भाई LCR सर्किट के लिए कह रहा है, LCR सर्किट के लिए तो अनुनाद की अवस्था में होता क्या है? तो हम लिखते हैं बच्चों अनुनाद या अनुनादी अवस्था में। अनुनादी अवस्था में आपको पता होगा बच्चों जो एक्सएल होता है, अनुनादी अवस्था में एक्सएल बराबर क्या होता है? XC होता है। एक्सएल बराबर फार्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। उसके बाद XC बराबर क्या होता है? 1 अपान ओमेगा इंटू
सी, ये चीज होता है। इसको अगर हम इसमें गुणा करा देंगे बच्चों, ठीक, इधर देख लेते हैं, जब हम गुणा करा देंगे इसको तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना 1/, भाई ये चीज एल इसके नीचे ले लेते हैं तो एल इंटू सी हो जाएगा। या फिर इसको ध्यान से समझना, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 1/, ये रूट में अब की बार भाई क्या चला जाएगा, करनी में हो जाएगा एल इंटू सी। अब ओमेगा बराबर होता क्या है 2πf, ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, ठीक है, ओमेगा बराबर ध्यान से समझना, तो ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो 2πf बराबर ये हो गया 1/रूट में एल सी, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, आवृत्ति के लिए, तो भाई क्योंकि हमें क्या है, आवृत्ति के लिए सूत्र चाहिए, तो f बराबर जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1/, ठीक, 1/, यहां पर क्या हो जाएगा 2π और रूट में कितना l इंटू सी, और यही क्या हो जाएगा अनुनादी आवृत्ति के लिए फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अनुनाद की स्थिति में मतलब आवृत्ति के लिए सूत्र हो जाएगा, ठीक। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ठीक। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमारा देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। अब जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन होगा आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा बच्चों और क्वेश्चन नंबर 5 होगा, तो इसमें भी आपके ध्यान से समझना, इसमें यानी क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 3 नंबर वाले कितने क्वेश्चन, 5, तो इस तरह से भाई ये हो गए आपके कितना 15 नंबर इसमें। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत, भाई क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत इसमें भी आपके 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, ये भी हो गया 15। इस तरह से अगर हम देखेंगे बच्चों तो आपके जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनकी संख्या 10 होगी, यानी कहने का मतलब ये 30 नंबर आपके केवल 3 नंबर वाले क्वेश्चन देकर के जाएंगे, ठीक है ना। इन्हीं पर पूरा का पूरा खेल होता है, क्योंकि यही पेपर बना भी सकते हैं अच्छे से, यही बिगाड़ भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये आपका पेपर बर्बाद भी कर सकते हैं और आपका पेपर अच्छा निकाल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है और वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। भाई प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब बोले तो इमेज। अब प्रतिबिंब होता क्या है भाई, हमें हमारी जो आकृति दिखाई देती है, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो हमें उसमें हमारी क्या है, प्रतिछाया दिखाई पड़ती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इमेज यानी प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें तो भाई एक साइंटिफिक तरीके से इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन के बाद यानी जब दर्पण से टकराती हैं उसके बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब। यानी उस बिंदु को मतलब उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब भाई कह रहा है कि हमें वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताना है, ठीक, कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक। एक तरफ वास्तविक देख लेते हैं, एक तरफ आभासी, ठीक। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना आपको, ठीक, बस थोड़ा सा दिमाग ठंडा रख करके कोई काम करोगे ना बच्चों, सफलता जरूर उस काम में मिलेगी। देखिए ये बोल रहा है, कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में इसमें किरणें वास्तव में मिलती हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे भाई कि इसमें किरणें मतलब दूसरे बिंदु पर क्या है, वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है बच्चों, तो इसमें भाई मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत
होती हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बच्चों कि इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। तो लिखेंगे कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ध्यान समझिएगा, इसे पर्दे पर क्या है, प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भाई इसको जो है पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसे पर्दे पर नहीं बना, मतलब नहीं प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, याद रखना बच्चों इतना। ठीक, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब हमने बताया कि जब किसी एक बिंदु से, यानी किसी भाई कोई वस्तु है तो उस वस्तु के किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, परावर्तन के बाद यानी दर्पण पे जब पड़ती हैं तो वहां से ठीक किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, इमेज या प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब में भाई दो प्रकार का, वास्तविक और आभासी। प्रतिबिंब में इसमें किरणें वास्तव में मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब। और किरणें अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो क्या है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, इसमें मतलब इसे, ठीक, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है, लेकिन जो है आभासी प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता। आई बात समझ में। चलिए, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अगला क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों इसको कभी कभार 3 नंबर में, नहीं तो कभी कभार इसको 5 नंबर में भी पूछ लेता है, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन है तो 3 नंबर वाला। ठीक है, अधिकांशतः ये 3 नंबर में ही पूछा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, 1 मिनट, जैसे बच्चों एक हमने, ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये ई है। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें क्या किया है कि भाई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव यानी जिसके जो 2 ध्रुव हों। ठीक, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों तो इस पर ये बिंदु ए मान लेते हैं और ये बिंदु बी है। इस पर जो आवेश रखा है मान लेते हैं कि भाई उस पर क्या है, -q आवेश रखा है और यहां पर +q आवेश रखा गया है। ठीक, इसका जो डायरेक्शन है भाई इस दिशा में है और इस वाले का जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है। तो यहां पर जो बल लगेगा F बराबर Q × E हो जाएगा। ये कहां से आया, क्योंकि बच्चों हमें पता है, ठीक है ना, कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस हिसाब से F बराबर Q × E यही तो हो जाएगा। तो वही चीज हमने रख लिया। तो इधर भी जो बल लगेगा F बराबर Q × E बल काम करेगा। अगर हम इसको आगे ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाएं बच्चों और इसको भी आगे ऐसे, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक ट्राइंगल यानी एक त्रिभुज का निर्माण करेगा और ये थीटा कोण है। ठीक, तो इसका नाम क्या दे देते हैं, तो भाई इसका नाम हम दे देते हैं C। तो ऐसी सिचुएशन में अब देखिए करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल वाला तरीका बताएंगे चुटकियों में जो आप समझ सको। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों त्रिभुज, ध्यान सुनिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो भाई होता क्या है, त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, ठीक, लिखेंगे बच्चों ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है ना बच्चों। साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है आपका, ये चीज है BC। ठीक, लंब है BC अपान कर्ण, कर्ण क्या है AB। ठीक है, कर्ण क्या है AB है। और एक चीज और भी बच्चों, ठीक, हमें पता है कि द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, द्विध्रुव के बीच की जो यानी लंबाई होती है, इसके बीच की दूरी वो कितना होता है बच्चों, तो द्विध्रुव के बीच की जो होता है वो कितना 2L होता है। ठीक है ना, यानी द्विध्रुव के बीच की जो दूरी 2L होता है। तो इस तरह से हम यहां पर लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर भाई लंब तो BC ही है बच्चों अपान कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब अपान क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। ठीक, तो कर्ण कितना है 2L है, तो ये हो गया 2L। तो ऐसी सिचुएशन में BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2L साइन
थीटा। 2l क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है ना, 2l साइन थीटा। तो इसको यहां पर पड़ा रहने देते हैं। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। अब द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालेंगे तो भाई बल आघूर्ण बराबर होता क्या है बच्चों, टाउ बराबर F इंटू क्या होता है D, ठीक, बल गुणे लंबवत दूरी। तो भाई टाउ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, F बोले तो भाई ये वाला बल, तो इसके स्थान पे क्या है Q इंटू E है, ठीक। लंबवत दूरी की बात करें तो बच्चों दूरी क्या है, लंबवत वाली दूरी, ये दूरी BC है और BC के बराबर हमने कुछ मान रखा है बच्चों, तो एक बार लिख देते हैं यहां पर BC, ठीक। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा QE, ठीक है, इंटू BC के स्थान पर 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसको हम लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा टाउ बराबर, इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, सजा के मतलब यहां पर 2L इंटू Q या Q इंटू 2L, ठीक, ये Q है और इधर 2L है इधर का, इसको एक कोष्टक में रख देते हैं। फिर यहां पर क्या हो गया, इधर E बचा और साइन थीटा। चूंकि वी नो दैट, हमको मालूम है रसगुल्लों कि P बराबर कुछ होता है, क्या होता है, P बराबर होता है 2QL या 2L इंटू Q, क्योंकि हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर आपको याद होगा बच्चों तो दोनों आवेशों में कोई एक आवेश तथा इनके बीच की जो दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। तो P बराबर 2QL होता है, ऐसी सिचुएशन में इसके बराबर हम P लिख सकते हैं बच्चों, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से हम लिखेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा, चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं कि यहां पर लिखेंगे टाउ बराबर इसके पूरे के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, PE साइन थीटा, ठीक है ना, PE साइन थीटा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। यही यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा, यही व्यंजक हो जाता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें माना जाना वाली जो चीजें हैं वो आपको थोड़ा अपने से लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं बच्चों कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, ठीक। माना कि बिंदु A पर, माना क्या करते हैं भाई, A पर माइनस Q आवेश है या B पर प्लस Q आवेश है, ठीक, या फिर आप लिख सकते हैं कि ये माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी 2L है, ऐसा मानकर आप लिखेंगे। उसके बाद आप शुरू कर देंगे यहां से। तो आप देख सकते हैं, आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको चुटकियों में निपटा सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोई दिक्कत ना बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्ताकार पथ ले लेते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, अपने को देखकर नहीं डरना है बल्कि डराना है ना। आप डर गए तो वहीं से आप हथियार फिर डाल दोगे, फिर खत्म, टाटा बाय बाय, ये मैटर हो जाएगा। इसलिए बच्चों हम कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आप एकदम बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रेशर बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक, IQ लेवल भी थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मान लेते हैं कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है, और इसमें के लंबवत कोई क्या है कि भाई वृत्तीय पथ पर कोई कण क्या है, ऐसे गति कर रहा है, मान लेते हैं V चाल से घूम रहा है,
है ना, वी चाल से घूम रहा है। तो ऐसी सिचुएशन कह रहा है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, यानी इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी वो हमें बताना है। ठीक है, यानी इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या हो जाएगी, ठीक, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए हमें बच्चों व्यंजक प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझना भाई, जो फार्मूला होता है जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होता है और चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत, तो भाई ऐसी सिचुएशन में जो फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है, F बराबर, ठीक, क्यू वी बी, ठीक, F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। चूंकि भाई थीटा बराबर क्या है बच्चों, तो 90 डिग्री है, अभिलंबवत की बात कर रहा है तो भाई 90 अंश रख देंगे। फिर हमारा ये फार्मूला निकल कर आएगा बच्चों, क्या निकल कर आएगा, तो F बराबर क्यू वी बी अकेले हो जाएगा, यानी ये जो बल होगा, ठीक है ना, वो केवल F बराबर क्यू वी बी होगा, क्योंकि बच्चों साइन 90 डिग्री का वैल्यू एक होता है, एक से कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो ये चीज हो जाता है। अब हमें पता है बच्चों, जब कोई कण लगातार किसी वृत्तीय पथ पर घूम रहा होता है तो एक बल काम मतलब कार्य करता है, कौन सा बल, अभिकेंद्री बल, और अभिकेंद्री बल ही उसको बनाए रखता है। जैसे इसके पहले हमने बताया था, जैसे मौत का कुआं होता है तो उसमें भाई गोल गोल घूमते हैं तो नहीं गिरते हैं, क्यों, अभिकेंद्री बल काम करता है। इसी तरह जैसे आप बाल्टी में पानी भर करके ऐसे घुमाओगे बांध कर किसी रस्सी से तो पानी नहीं गिरता है, रीजन क्या है, अभिकेंद्री बल। किसी मोड़ पर आप गाड़ी अचानक से एकदम झुका देते हो या साइकिल एक तरफ झुका देते हो, नहीं गिरते हो, क्यों, अभिकेंद्री बल काम करता है। ठीक, वही बैलेंस रखता है। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे, हम लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो अभिकेंद्री बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, ठीक, कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है बच्चों, वही उसका बैलेंस बनाए रखता है। ऐसी सिचुएशन में अब अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होता है, mv स्क्वायर अपान r, इसके बारे में कल ही बताए। तो अभिकेंद्रीय बल जो होगा यानी mv स्क्वायर अपान r, ये अभिकेंद्रीय बल क्या है, इसी अभिकेंद्रीय बल के द्वारा ये बल प्राप्त होता है। तो ये बराबर हम कर देंगे किसके, QVB के। ध्यान से समझिएगा, यानी अभिकेंद्रीय बल होगा ये इस वाले वैद्युत बल मतलब चुंबकीय बल के बराबर होगा। ठीक, जो अभिकेंद्रीय बल होगा बच्चों वो इस चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक, हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको अब हम लिखेंगे बच्चों। ठीक, हमें देखिए, हम इसको लिख सकते, कुछ कटने वाली चीजें हैं काट दीजिए अगर है तो, भाई एक V से V कट गया। ठीक, तो यहां पर बचा क्या, mv, एक मिनट, हाँ, mv बराबर क्या हो गया, Q इंटू B इंटू R। लेकिन कह रहा है कि भाई R इसमें बोल दिया है ना कि पथ की त्रिज्या के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, तो भाई हमें फाइंड आउट करना है त्रिज्या। तो यहां से R बराबर जब लिखेंगे बच्चों, R बराबर क्या हो जाएगा, mv अपान QB, mv अपान क्या हो जाएगा बच्चों, QB हो जाएगा। ठीक, और यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, यानी हमें क्या करना था, वृत्तीय पथ की या वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालना था, कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति करता है, आप लिखना चाहेंगे हिंदी थोड़ा लिखेंगे कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर QVB साइन थीटा होता है। लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री इसलिए F बराबर QVB हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है जो वैद्युत मतलब चुंबकीय बल के बराबर होता है, इसलिए हमने दोनों बल को बराबर कर दिया। अब यहां से इसको काट के जो भी निकाला भाई R बराबर हम त्रिज्या के लिए इजिली व्यंजक प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण
की सहायता से फोटॉन के लिए गतिक द्रव्यमान का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की सहायता से बोला है बच्चों। तो सबसे पहले भाई आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है? आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है? तो आइंस्टीन का जो समीकरण होता है बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, वो क्या होता है? E बराबर mc²। क्या होता है रसगुल्लों? E बराबर mc²। यही तो होता है ना। चूंकि हमको ये भी पता है कि E होता है, E बराबर क्या होता है? h इंटू न्यू भी होता है बच्चों। E बराबर h न्यू भी होता है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? E बराबर हम रखेंगे h न्यू। ठीक, E बराबर क्या रखेंगे? h न्यू बराबर m इंटू c²। भाई गतिक द्रव्यमान के लिए यानी m का मान चाहिए, तो भाई हम लिखेंगे m बराबर क्या हो जाएगा? h न्यू अपान c²। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि m बराबर करेंगे c² इसके नीचे आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहां से पूरा काम अभी बना नहीं है, चूंकि एक चीज हमको ये भी पता है कि न्यू बराबर c अपान लेमडा भी होता है। ठीक, न्यू बराबर क्या होता है? c अपान लेमडा होता है। ठीक, तो क्या करेंगे बच्चों? इसके स्थान पर लिखेंगे m बराबर h हो गया, और उसके बाद हम न्यू के स्थान पे c अपान लेमडा, तो c अपान लेमडा नीचे चला जाएगा बच्चों, तो c² है इंटू लेमडा यहां पर हो जाएगा। तो भाई एक c से एक c कट गया, तो m बराबर क्या निकल कर आया? m बराबर h अपान लेमडा इंटू c, या c इंटू लेमडा। ये गतिक द्रव्यमान के लिए 2023 में ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो ये चीज ये हो जाता है कि आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की सहायता से फोटॉन के लिए गतिक द्रव्यमान का व्यंजक हो जाता है, यानी m बराबर h अपान c लेमडा। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना। अच्छा, नीचे क्वेश्चन और है, नीचे है अगला क्वेश्चन कि पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंगदिष्टकारी को समझाइए। तो भाई इसको भी नहीं बताएंगे क्योंकि एक चैप्टर बचा है लास्ट वाला, और उसी का ये क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड, इसमें बच्चों एक अर्ध तरंगदिष्टकारी, एक पूर्ण तरंगदिष्टकारी, या एक होता है कि अग्रदिशिक या अग्रअभिनत, और दूसरा पश्च दिशिक यानी पश्च अभिनत, ये भी पूछा जाता है। यानी इसमें गिने चुने आपके केवल 4 से 5 टॉपिक ही हैं लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या, यानी 5वें का, ठीक, चौथे में आपके 5 क्वेश्चन थे और 5वें क्वेश्चन के अंदर भी 5, और सबके सब बच्चों 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये भी बच्चों क्या है 3 नंबर का, कि बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करिए। और इसको भी हमने हाल ही में देखा है, ठीक, कि बोहर बरी का परमाणु मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा। कोई ऐसा साल नहीं जाएगा बच्चों जब ये ना पूछा जाए। और बोहर का परमाणु मॉडल हमने इसीलिए ना कहा कि जितने वन शॉट वीडियो हैं उनको एक बार तो देखना ही पड़ेगा बच्चों। बोहर बरी ने 3 परिकल्पनाएं दिया था, यानी इन्होंने जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, उसके बाद इन्होंने 3 परिकल्पनाएं दिया। पहला ये बताया था इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी नियत कक्षाओं में घूमता है, जिनको इन्होंने KLMN के रूप में बताया था, ठीक है ना, KLMN के रूप में। और उसके बाद फिर दूसरा ये बताया, इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमता, उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसमें उनका कोणीय संवेग जो होता है MVR जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणक होता है, यानी क्वांटम संख्या n हो जाए तो आगे n लगाते हैं। तीसरी बात इन्होंने ये बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चला जाए, ठीक है, या फिर अपनी कक्षा को छोड़कर किसी निम्न ऊर्जा वाले स्तर में चला जाए, तभी वो ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है, और उत्सर्जन करता है, अदरवाइज वो कभी नहीं करता है। ये चीज बताया, ठीक है। तो ये 3 परिकल्पनाएं, इनको हमने डिटेल्स से बताया है, वन शॉट में आप देख लीजिएगा परमाणु चैप्टर के, ठीक। तो ये चीज। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है तथा अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की जो दूरी है बच्चों 80 सेमी है। यदि दोनों लेंस उत्तल हों तो उनकी अलग अलग फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए।
ठीक है, चलिए देखते हैं लाइट चैप्टर से है। तो कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना है, तो भाई आवर्धन क्षमता m का मान दिया है बच्चों, m बराबर दे दिया है 15। ठीक, आवर्धन क्षमता 15 है। और इस चैप्टर से बच्चों 2023 में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, मजेदार चैप्टर है, याद रखना। ठीक, जो आपका दूरदर्शी वाला है, प्रकाशित दूरदर्शी। ठीक, चलिए यानी प्रकाशिक यंत्र वाला है, उसी से। अब आगे क्या कह रहा है कि अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी। अभिदृश्यक को किससे बच्चों दर्शाते हैं, अभिदृश्यक और नेत्रिका। अभिदृश्यक की फोकस दूरी तो लिखते हैं FO, और नेत्रिका के बीच की फोकस दूरी होती है तो FE लिखते हैं। और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी यानी इनका जो योग होगा FO प्लस FE बराबर वो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है कितना, 80। ठीक है, यानी 80 सेमी है इनके बीच की दूरी। ठीक, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, कुछ आगे कह रहा है यदि दोनों लेंस उत्तल हों तो उनके अलग अलग फोकस दूरी। अब ध्यान से समझना बच्चों, सबसे पहले आवर्धन का फार्मूला हम लगाएंगे। तो आवर्धन m बराबर क्या होता है, FO अपान FE। m बराबर क्या होता है, FO अपान FE। ठीक है ना, यानी माइनस FO अपान FE होता है, लेकिन यहां पर रखेंगे ये खत्म हो जाएगा, इससे कोई मैटर है नहीं। तो ये चीज हो जाएगा, m का मान कितना है बच्चों, 15 है, बराबर FO अपान FE। ठीक, m का मान तो भाई ये 15 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, FO बराबर हो जाएगा बच्चों 15 FE, 15 FE हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण हम 1 दे देते हैं। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को थोड़ा गौर से देखिएगा। समीकरण 1 है क्या, यही है। तो इसमें बच्चों FO के स्थान पे हम 15 FE लिख सकते हैं। FO के स्थान पे क्या लिखेंगे, 15 FE, 15 FE लिखेंगे। और उसके बाद भाई FE तो ऑलरेडी है ही, तो यहां पर हो जाएगा FE बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 80 है, दिया है आपका। ठीक, तो ये हो जाएगा 16 FE बराबर कितना, 80 हो गया। ठीक, काट देते हैं ना, 16 पंजे 80 हो गया, यानी FE बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। FE बराबर बच्चों आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है भाई, दोनों के बीच की दूरी 80 है और FE अकेले 5 है, तो बाकी बचा हुआ कितना, 75। बाकी निकालना चाहेंगे आप डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बच्चों FO बराबर क्या है, 15 FE है। ठीक, 15 FE है। और उसके बाद हम यहां से निकाल सकते हैं कि FO बराबर 15 और FE का मान तो 5 ही निकाल लिया, तो FO बराबर कितना, तो ये हो गया 75 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। कभी कभार तो बच्चों बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल दे देता है, लेकिन कभी कभार ऐसा है कि बस थ्योरी और डेरिवेशन ही भर देता है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना कि 7 सेट बनते हैं, तो बच्चों 2 सेट ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट थोड़ा होते हैं। ये इतना नहीं कि भाई ये ना कर सको, लेकिन आपके 4 से 5 सेट तो ऐसे बनते हैं जो बहुत ही मजेदार होते हैं। सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक, बस थोड़ा कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि थोड़ा दिमाग घुमाता है और कुछ भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों वाले जो वन शॉट है उसको देख लेना। इसमें बताया गया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ठीक, और इनकी क्या अभिलक्षण है, या फिर इनकी क्या विशेषताएं हैं, या फिर इनके क्या गुण है। कई तरीके से इसको पूछता है। ठीक, चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, गर्मी लगने लगी इसलिए जैकेट उतार दिया। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है आपके प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से, ट्रांसफार्मर पर आधारित है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। ठीक, प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, फेर नहीं बच्चों बल्कि फेरे, 4000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है तथा निर्गत जो शक्ति है वो 8 किलोवाट है। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशी शक्ति आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत ना बच्चों, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो दिया है रसगुल्लों वो करते हैं। कह रहा है कि संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट कर रहा है। यानी जो प्राथमिक कुंडली की अगर वोल्टता हम बात करें तो जो वीपी है,
V का मतलब वोल्टता, P का मतलब प्राइमरी कुंडली में। ठीक है, जो प्राइमरी कुंडली में वोल्टता है वो कितना है बच्चों, तो वो है 2200 वोल्ट। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि भाई ये VS है। ठीक, ये द्वितीय कुंडली में वोल्टता, द्वितीय कुंडली में कितना है, 220 वोल्ट है। आगे कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, तो यानी NS का मान दे दिया बच्चों, सॉरी प्राथमिक कुंडली में कह रहा है NP, P का मतलब प्राइमरी, S का मतलब सेकेंडरी। तो प्राइमरी भाई प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, तो 4000 फेरे हैं। और ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, दक्षता को अपन एटा से लिखते हैं। ठीक, दक्षता कितना दिया है बच्चों, तो ये 80% दिया है। और निर्गत शक्ति, ठीक, तो निर्गत शक्ति का मतलब P है पावर, और निर्गत निवेशी होता तो प्राइमरी लिखते, निर्गत शक्ति दिया है यानी PS का मान दिया है कितना, तो ये आपका दे रखा है भाई 8 किलोवाट, 8 किलोवाट। तो अब निकालना क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। क्या निकालना है बच्चों, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी NS का मान निकालना है, और साथ में निवेशित शक्ति यानी PP का मान निकालना है। ठीक, हम इसको ऑलरेडी देख रखे हैं, बट डोंट वरी, कोई दिक्कत ना बच्चों। चलिए, तो फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है VP अपान VS बराबर NP अपान NS, यानी जो वोल्टता भाई होता है, ठीक है ना, उसका अनुपात, और ये फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, इस फार्मूले की मदद से हम इजिली इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों, VP कितना दिया है, तो भाई VP ये दिया है आपका 2200 वोल्ट। ठीक, अपान VS कितना दिया है, तो 220 वोल्ट दिया है बच्चों। ठीक, NP कितना दिया है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना, 4000 फेरे हैं। और साथ ही भाई NS तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो NS ये चीज हो गया। कटने वाली कुछ चीजें हो तो काट दीजिए बच्चों, बिल्कुल है भाई, 220 से 220 ये कट गए, 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो NS बराबर कितने, 400 फेरे। ठीक है ना, 400 फेरे आ गए। तो भाई ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक, ये क्या हो गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरा कह रहा है निवेशी शक्ति, तो दक्षता बराबर फार्मूला होता है, हम निकालेंगे बच्चों दक्षता। ठीक, दक्षता यानी क्षमता, तो दक्षता को एटा से लिखते हैं। दक्षता बराबर क्या होता है, तो होता है निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति यानी PS अपान निवेशी शक्ति, नीचे होता है तो PP। ठीक, ये चीज हो जाता है निर्गत शक्ति अपान निवेशी शक्ति। इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे दक्षता। तो दक्षता बच्चों निकालेंगे कैसे भाई, यहां पर दिया क्या है, एटा कितना दिया है, 80%। ठीक, 80% दिया है, तो प्रतिशत को हम भाई क्या करते हैं, प्रतिशत हटा देते हैं, यानी इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 80/100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है बच्चों। ठीक, और यहां पर PS कितना दिया है, तो PS दिया है 8 किलोवाट अपान PP यानी निवेशी शक्ति निकालना है। तो भाई इसको देखिए काट देते हैं ना, 1 0 से 1 0 कट गए, 8 से 8 कट गए। ठीक, तो जो PP आया, ठीक है ना, इसका मतलब ये क्या है, निवेशिक शक्ति। ठीक, PP मतलब निवेशिक शक्ति है, P का मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक में, तो ये आ गया आपका कितना बच्चों, 10 किलोवाट। ठीक है, कितना हो गया, 10 किलोवाट हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल भी मिले जुले रहेंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ये समझिए बच्चों, अगर मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर वाले, तो 10 में से ये समझिएगा कि 4 क्वेश्चन तो आपके न्यूमेरिकल हर हाल में होंगे। ठीक है, कभी कभार इससे ज्यादा भी हो जाते हैं, तो कभी कभार उससे कम भी हो जाते हैं। ठीक, इतना याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है कि गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करिए। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ठीक, जिसके लिए बच्चों हमने इसका भी डेरिवेशन कराया है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां पर A लिखिए या फिर R, A क्या है, वही तेज्या। तो ये जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसका क्या करना है, डेरिवेशन। ठीक, देखिए सारे के सारे डेरिवेशन कहां से मिलेंगे हम बता रहे हैं, आप परेशान मत रहिए। ठीक है ना, जो पुराने बच्चे हैं तो भाई उनको तो पता होगा, नए क्या है उनके लिए दिक्कत होगी, बट डोंट वरी।
ठीक है ना, अभी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है पिछले साल, तो इसलिए और भी ज्यादा संभावना है अब की बार इसके पूछे जाने की। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 से ही 5 नंबर वाले क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी। यानी 5 नंबर वाले आपके 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन 5 नंबर वाले होंगे। 5 चौके 20 नंबर आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करना है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 आते हैं, एक तो कहेगा भाई परावर्तन की व्याख्या, या फिर कहेगा एक अपवर्तन की व्याख्या। और यहां पर अथवा में भी, सब में अथवा होंगे, बिल्कुल घबराना मत रसगुल्लों, सब में अथवा करके भी आपका एक इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और दूसरा आपका ज्यादातर क्या रहेगा? न्यूमेरिकल। ठीक है, याद रखना जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों इसी टाइप का कॉम्बिनेशन होगा कि एक तो आपका डेरिवेशन दे देगा या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, और अथवा में आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, अथवा में क्या दिया रहेगा? एक न्यूमेरिकल दिया रहेगा। फिर 7वें क्वेश्चन में भी आपका एक लॉन्ग होगा, जैसे यहां पे क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत व कार्य प्रणाली को समझाइए, और इसमें भी वही चीज आएगा बच्चों। इसमें भी क्या करेगा आपका? अथवा में एक न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक, इसमें भी क्या करेगा? अथवा में एक न्यूमेरिकल ठीक दे देगा। याद रखना, अथवा में क्या करेगा? एक न्यूमेरिकल दे देगा। हालांकि ये सबके सब टॉपिक कहां से आपको मिलेंगे हम बता रहे हैं, आप परेशान मत रहिए, बस थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक, तो ये आपके 5 नंबर का, ये भी बच्चों कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8 और 9। 8 और 9 में तो ये भी बच्चों, ये भी आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जैसे दिया है कि यंग के द्विक रेखा मतलब द्विक स्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का आपको क्या करना है भाई? व्यंजक प्राप्त करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। फ्रिंज की चौड़ाई न जाने कितनी बार पूछा गया है, और पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, यूं समझिए अगर 7 सेट बनते हैं तो 2 से 3 सेट में तो ये कम से कम आ ही जाता है। ठीक, बहुत कम केसेस में होता है कि भाई हाँ 1-2 सेट में दे दे, नहीं तो 3 से 4 सेट में जरूर देता है। अथवा में भले कुछ है लेकिन ये जरूर देगा। अब इसमें भी वही कहानी होगी भाई, इसमें भी बच्चों क्या करेगा? अथवा में आपका कोई ना कोई या तो एक न्यूमेरिकल दे देगा, जरूरी नहीं न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक, न्यूमेरिकल भी, या फिर आपका इसमें भी कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो याद रखना, ज्यादातर अगर आपका एक बच्चों डेरिवेशन देगा तो दूसरा अथवा जो देता है वो ज्यादातर न्यूमेरिकल की ही संभावना होती है। और इसमें 9वां क्वेश्चन जैसे है कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र, ठीक है, यानी लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है वही चीज। ठीक है, पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है, और इसमें भी वही चीज करेगा। अथवा में आपका कोई ना कोई आपका एक क्या कर देगा? न्यूमेरिकल रख देगा। ठीक, तो इनका कॉम्बिनेशन जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, एक डेरिवेशन रहेगा तो आर करके जो अथवा में होगा वो आपका या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, या भाई इसमें भी हो सकता है डेरिवेशन भी आ जाए, जरूरी नहीं सब में इसे। ठीक, हमने बताया ना कभी कभार कि ज्यादातर न्यूमेरिकल ही भर देता है, तो कभी कभार ऐसे मिलता है कि पूरा का पूरा डेरिवेशन ही भरा रहता है। ठीक, तो ज्यादातर ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस तरह से बच्चों आपके 4 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6वें में अथवा करके रहेगा, 7वें में भी अथवा करके रहेगा, 8वें में भी और 9वें में भी अथवा करके रहेगा। ठीक, यानी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका कंप्लीट फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। इस तरह से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। अब बात आती है कि भाई इनको कहां से देखना है, तो भाई इनको देखने की बहुत मतलब ज्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन तक जाना है। अब इतना कष्ट करना पड़ेगा बच्चों, वहां जाइए और हमने ये जो सब डेरिवेशन करवाया है 12th फिजिक्स डेरिवेशन, तो उसकी प्लेलिस्ट जो है उसमें भाई हम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक ही डाल दिए हैं। वहां पर आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहां से आपको जो भी डेरिवेशन देखना है
सारे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है लॉन्ग में उनको देख लीजिए, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलने हैं किसी और से शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और शायद ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इसके लिए कि ये द्विक स्लिट प्रयोग में जो फ्रिंज की चौड़ाई होता है उसका डेरिवेशन, ठीक, हमने इसको प्रीवियस ईयर में करवाया लेकिन अब की बार नहीं करवाया। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ज्यादा अगर कमेंट रहेंगे तो ये टॉपिक हम फटाक से आपको हम दे देंगे, ठीक, जरूरत के हिसाब से। अगर चाहिए तो हाँ बोल दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक।